चलिए, सब कुछ सही चल रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बड़ा चैप्टर है, जी हाँ है। अगर मैं आपके पूरे इनकम टैक्स की बात करूं तो पूरे इनकम टैक्स में आपके दो बड़े चैप्टर हैं। एक है कैपिटल गेन, दूसरा है पीजीबीपी। ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपका टोटल इनकम निकालना आ गया, डिडक्शन आ गया, और एग्जेम्पशंस क्या होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या निकलता है, ये सब आ गया। अगर आपको इतना आता है अच्छे से तो आपका 50% 60% तो इनकम टैक्स हो गया है। और अगर इसके साथ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और आती हैं, जैसे टीडीएस के प्रोविजंस, एडवांस टैक्स के प्रोविजंस, डिडक्शंस क्या होती है, कुछ एग्जेम्पशंस अगर हम कर लेते हैं, क्लबिंग और सेट ऑफ क्या होता है, थोड़ा बहुत और करना है तो आईटीआर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, तो ये आपका हो गया 90% 95% इनकम टैक्स। यही है, बिल्कुल यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेंदी है, बट मैं अपनी क्लासेस में ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है बहुत ही संक्षेप में नोट्स के माध्यम से आपको क्रक्स बताया जाए, ज़्यादा क्लास को वेस्ट ना करा जाए क्लासेस में कहानियाँ सुनाकर। तो बिल्कुल जो है टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं, इसलिए क्लासेस की जो ड्यूरेशन है बाकी फैकल्टीज़ के मुकाबले ऑलमोस्ट 50% से भी लेस देन टाइम में कवरेज हो जाती है। और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ भी है, फिर आपके डाउट्स भी हैं। अगर इतना सब कुछ करा जाएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। मेरा टारगेट कभी से भी ये नहीं है कि यार कोई 90% बच्चा लाए तो ऑल इंडिया टॉपर मैं निकालूं। आए तो अच्छी बात है, वैसे स्टूडेंट आए तो, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि सबकी एग्जामिशन आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जब से मैं पेड बैचेस स्टार्ट कर चुका हूँ लास्ट 2 ईयर से, तो तब से स्टूडेंट्स के 70s में नंबर तो आ रहे हैं। अब देखते हैं पहला स्टूडेंट कौन निकलता है जो 80s में नंबर भी लेकर आता है, और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। अगर आपको 80s में मार्क्स चाहिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक प्रोविज़न क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। फिर पेपर आपका कम से कम जो है 95 मार्क्स का अटैम्प्ट होना चाहिए, 95-100 मार्क्स का, तब जाकर आपका 80s में नंबर आएंगे। तो देखते हैं, आई एम वेटिंग, स्टिल वेटिंग, कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो 80s में नंबर लाता है। 70s वाले तो बहुत आ गए हैं, इवन जो फ्री वीडियोस थे उससे भी आ गए थे 70s वाले, एग्जामिशन वाले बहुत आ गए थे, पर 80s वाले अभी तक मुझे मिले नहीं हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी आप लोग 80s में नंबर लाते हैं नहीं लाते। जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से चलेंगे तो एग्जामिशन तक ही आएगी। हाँ, वो स्टूडेंट का खुद का एफर्ट होता है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखने हैं, मुझे आरटीपी भी करनी है, मुझे और कुछ खोजना है कि यार ये प्रोविजन ऐसा कहता है, दूसरा ऐसा कहता है, तो कंट्राडिक्शन तो नहीं है। वो चीज़ें अगर आप करेंगे तब जाकर आप 80s में 90s में मतलब हाईएस्ट मार्क्स आप ला पाएंगे। आज जो है हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी चीज़ें तो कर चुके हैं, काफ़ी और चीज़ें करनी बाकी हैं। फुल वैल्यू कंसीडरेशन पर चर्चा होने वाली है, यानी जो हम सेल कंसीडरेशन यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ग्रॉस सेल्स कंसीडरेशन, उसे फुल वैल्यू कंसीडरेशन बोलते हैं। फुल वैल्यू कंसीडरेशन, इसमें से आप खर्चे माइनस करते हैं होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफ़र, और फिर आपके पास नेट सेल कंसीडरेशन आता है। राइट, यहाँ तक तो मालूम ही है आपको। ये जो फुल वैल्यू कंसीडरेशन है, जनरली तो जो आपको पैसा मिलता है, अमाउंट रिसीव होती है, कैपिटल गेन जब आप कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं, पैसा मिलता है, उसी को बोलते हैं। पर उसके अलावा भी कोई और अमाउंट को लिया जा सकता है क्या फुल वैल्यू कंसीडरेशन, उसके बारे में चर्चा है। तो उसके लिए एक सेक्शन नंबर 50C है जो एक्सेप्शंस की बात करता है कुछ, और सेक्शन 50C में लिखा है अगर लैंड है, बिल्डिंग है जिसे ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, और सेल कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाय 105%, यानी 5% की छूट दे दी है कि जो भी सेल कंसीडरेशन आपको मिल रहा है, अगर मैं उसमें 5% ऐड कर दूं एडिशनल, क्योंकि 105% का मतलब है 5% ऐड करने के बाद, और उसके बाद भी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, यानी ऐसी वैल्यू जिस पर स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होती है,
उससे वैल्यू कम आ रही है आपकी, तो फिर भैया हम जो है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी सेल कंसिडरेशन है। बात समझ में आ गई आपको? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है जिस पर स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट कैलकुलेट होता है, और उससे अगर कम है आपका सेल कंसिडरेशन, तो पहले ऐसा होता था कि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मानते थे। अब बोला गया है आने वाले जो टाइम है, लास्ट ईयर में जो है चेंजेस ऐसे आए कि हम आपको 5% का छूट देते हैं, और अगर आपका सेल कंसिडरेशन में 5% ऐड करने के बाद भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से वो कम आ रही है अमाउंट, तो फिर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मानेंगे। अब सवाल यह है कि ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की लेनी है? जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, कौन से दिन का आप लेना चाहते हैं? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नीड टू बी टेकन। रजिस्ट्रेशन समझते हैं, जब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया तो उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट लगेगा। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उस दिन का जो है कंसीडर किया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है। अगर आप लोग सेल एग्रीमेंट में एंटर कर चुके हो बिफोर द रजिस्ट्री डेट, क्योंकि पहले एग्रीमेंट होता है जनरली, बहुत जगह पे तो खैर ऑन द स्पॉट होता है, बट अगर आपने पहले एग्रीमेंट कर लिया है और उसके साथ कुछ अमाउंट पे भी किया जा चुका है, तो उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली भी कंसीडर कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, और उसे आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के साथ। ये जो दोस्तों सेल कंसीडरेशन है जो बायर ने पे किया है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा अमाउंट पे करते हैं ना रोकने के लिए, भाई प्रॉपर्टी किसी को बेचना मत, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मतलब 1% पे कर रहा हूँ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का, किसी और को मत बेचना। होता है ना? हाँ जी, होता है, ऐसा तो होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एडवांस मनी बोलते हैं एक तरह से। और अगर एडवांस मनी दिया गया है, सेल का एग्रीमेंट किया गया है, तो उस दिन वाली भी आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ले सकते हैं कंपेयर करने के लिए कि क्या आपका सेल कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाय 105% यानी 5% ऐड करके ज़्यादा आ रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, कम आ रहा है। कम आ रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसीडरेशन मानेंगे। पर ये जो एडवांस पे किया हुआ है ये आपका अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पे किया होना चाहिए। अकाउंट पे चेक ऐसा चेक होता है जो सीधा बंदे के अकाउंट में पैसा जाता है, ऐसा लिखा होता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता, जिसका नाम लिखा है उसके खाते में ही पैसा जाएगा। सिमिलरली अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम तो डायरेक्टली आप NEFT, RTGS और कोई मेथड से आप ट्रांसफ़र कर देते हैं सामने वाले बंदे के अकाउंट में। तो इन मेथड से अगर पेमेंट हुई है तब आपको ये बेनिफिट दिया हुआ है कि आप सेल एग्रीमेंट वाले दिन की भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप चेक करेंगे कि क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है। यानी आप कहेंगे यार मैं तो कितना भी कोशिश कर लूँ, आप लोग कहते हैं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 1 करोड़ रुपए है, पर मैं जितना भी कोशिश कर लूँ 80 लाख रुपए से ज़्यादा कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा ना कि भैया मैं प्रॉपर्टी जो है 80 लाख रुपीज़ की बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं भैया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मानेंगे। मैं कहता हूँ भाई मान लो, पर उतनी वैल्यू पे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है और ऐसा असेसी को लगता है, तो उसके पास एक रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन है। वो असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है, अपनी फाइल रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई जो मेरी फाइल है वो आपके वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज दे। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपका असेसिंग ऑफिसर है, साथ में एक और वैल्यूएशन ऑफिसर का भी एक डिपार्टमेंट बना है। जैसे एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही आपके इनकम टैक्स ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर का भी एक डिपार्टमेंट है। असेसी असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है, भाई मुझे लगता है कि फेयर मार्केट वैल्यू से भी मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप ज़्यादा बता रहे हैं, तो उस केस में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली मेरी फाइल जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजो। और असेसिंग ऑफिसर फिर चाहे आपकी रिक्वेस्ट पर तो उसको वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकता है, जिसकी वैल्यूएशन ऑफिसर करेगा और फिर रिप्लाई करेगा, भेजेगा वापस। और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बताई है और वो कहते हैं हाँ भाई असेसी बात तो ठीक कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है, पॉइंट उसका वैलिड है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअली में कम है प्रॉपर्टी की, तो फिर उस केस में जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई है आप उसे सेल कंसिडरेशन मान सकते हैं।
यानी नॉर्मल तौर पे तो आपको पता ही है कि जो अमाउंट पे किया है वो सेल कंसिडरेशन होता है, पर लैंड बिल्डिंग के केस में स्टैम्प ड्यूटी को सेल कंसिडरेशन माना जा सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा है। पर अगर फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है तो एक ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग वैल्यूएशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू असेसिंग ऑफिसर, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर उसकी वैल्यू कम बताता है तो उस कम वैल्यू को भी आप सेल कंसिडरेशन मान सकते हैं। पर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू ज़्यादा बता दे तब क्या करेंगे आप? तब कहेंगे भैया असेसी को जो भ्रम था वो टूट गया। असेसी को भ्रम था कि मेरी फेयर मार्केट वैल्यू बहुत कम है, उसका भ्रम टूट गया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने उसका भ्रम तोड़ दिया और उसके बाद जो अपील उसने करी थी वो वेस्ट हो गई। मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मानना पड़ रहा था उसे सेल कंसिडरेशन वो मानना ही पड़ेगा। भले उसने अपील करी कि भैया ये तो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है, तो आपने रिक्वेस्ट आगे भेजी, बट वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है भैया ऐसा नहीं है, उल्टा बोलता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपको मजबूरन फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। सेक्शन 55 जो है वो एक और सेक्शन है जो बेनिफिट दिया गया है, जैसे असेसी के कहने पर असेसिंग ऑफिसर फाइल वैल्यूएशन ऑफिसर को सेंड कर देता है सेक्शन 50C में, सेक्शन नंबर याद होना चाहिए। वैसे ही असेसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से भी इस पूरे चैप्टर में, जो कैपिटल गेन का चैप्टर है, जहां जहां फेयर मार्केट वैल्यू का जिक्र आएगा वहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर को फाइल भेज सकता है। क्योंकि अगर फेयर मार्केट वैल्यू जहां पर लेने की जरूरत है और वहां पर आप फेयर मार्केट वैल्यू कम लेने की कोशिश करेंगे तो असेसिंग ऑफिसर कहेगा भाई मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करवा लेता हूं अपने डिपार्टमेंट के बंदे से, पता लगे कि आप फेयर मार्केट वैल्यू जहां भी लेने का ऑप्शन आएगा, अभी तो नहीं आया पर जहां भी आएगा, जैसे कि हमने देखा था ना प्रीवियस ओनर से आपको एसेट मिला, उसका अमाउंट नहीं पता लग रहा तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, तो वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू आप कम लेने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, वट एवर द केस में भी, जैसे आपको फ़ायदा हो। ये जो आपका ऑफिसर है असेसिंग ऑफिसर वो बड़ा चालाक है और उसको पावर दे दी गई है कि वो वैल्यूएशन ऑफिसर को फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए पूरे एक्ट में, पूरे कैपिटल गेन के चैप्टर में भेज सकता है फाइल। कब भेज पाएगा उसके लिए कंडीशन है, असेसी गिव्स हिज वैल्यूएशन विच इज डन बाय एनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फाइल भेजने के लिए भी कंडीशन है कि जब असेसी यानी कि जो बंदा टैक्स पेयर है एक तरह से आप मान सकते हैं, वो अपनी वैल्यूएशन जो है वो बताता है कि मेरी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यूएशन करी है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भैया जो फेयर मार्केट वैल्यू बताई गई है या तो ज़्यादा है या वैल्यू कम है, वैल्यू का डिफरेंस होना चाहिए कि जो वैल्यू असेसी क्लेम कर रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से और जो फेयर मार्केट वैल्यू असेसिंग ऑफिसर को लगती है या तो वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, 25,000 रुपये से या 15% जो वैल्यू क्लेम करी जा रही है असेसी के द्वारा। नहीं समझ आया सर क्या है? बहुत सिंपल सा केस है कि जहाँ जहाँ भी फेयर मार्केट वैल्यू का लेने का ऑप्शन असेसी को दिया है इस पूरे चैप्टर में, तो अगर उसने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू निकलवाई है और साथ में असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो वैल्यू बता रहा है कुछ ना कुछ झोल किया है इसने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, कुछ पैसे वैसे खिलवाकर वैल्यू कम करवाई है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? कम से कम 25,000 रुपये ज़्यादा लगती है उसे, कम से कम, या फिर कम से कम 15% ज़्यादा लगती है। जो भी एक भी केस सेटिस्फाई हो गया और लिखा है तो आप जो है आगे भेज सकते हैं फाइल वैल्यूएशन ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर आगे फाइल भेज सकता है। असेसिंग ऑफिसर थिंक्स, साथ में एक कंडीशन लास्ट और है, उसे लगता है कि गिवन द सर्कमस्टेंसेस इट इज नेसेसरी टू मेक अ रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। मतलब हालात को देखकर लग रहा है कि यार एक बार मुझे रेफर कर देना चाहिए ये केस वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है मिस्टर ए परचेज्ड अ कैपिटल एसेट इन 1980 फॉर 2 लाख रुपीज़। अब 2018 में या 2019 में या 2020 में वो ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल एसेट को। ही वॉन्ट्स टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 01। आप लोगों को पता है कि यदि आपने 1 अप्रैल 01 से पहले एसेट बाई किया है तो आप 1 अप्रैल 01 में फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसी साल से मिला है, उससे पहले इंडेक्सेशन का है ही नहीं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नॉट अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना चाहता है फेयर मार्केट वैल्यू को, और फेयर मार्केट वैल्यू जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने बताई है वो 5 लाख रुपए बताई है, बट असेसिंग ऑफिसर को लगता है वैल्यू या तो ज़्यादा है या वैल्यू कम है, वैल्यू का डिफरेंस होना चाहिए कि जो वैल्यू असेसी क्लेम कर रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से और जो फेयर मार्केट वैल्यू असेसिंग ऑफिसर को लगती है या तो वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, 25,000 रुपये से या 15% जो वैल्यू क्लेम करी जा रही है असेसी के द्वारा। तो अगर ज़्यादा या कम में डिफरेंस आता है, मैं नोट्स को अमेंड कर दूंगा, वैसे वेरिएंस है इसका मतलब, एक तो एग्जांपल देके बताया कि ग्रेटर है, लेस भी हो सकता है। भाई जहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन को माना जा रहा है वहाँ पर असेसी कम क्लेम करेगा, जहाँ पे कॉस्ट को माना जा रहा है वहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा क्लेम करेगा। बात समझ रहे हैं आप?
तो ज़्यादा है या कम है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे कि नीचे वाले केस में आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो है एसएससी बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है तो 5 लाख रुपए वैल्यू आ रही है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से साइन करवा कर लाया है, 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है एज पर एसएससी। असेसिंग ऑफिसर को लगता है भाई ये 4 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो यानी कि डिफरेंस जो है 25,000 से ज़्यादा का हो गया या 15% से ज़्यादा का हो गया डिफरेंस। तो उस केस में जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को फाइल भेजी जा सकती है। बात खत्म? जी हाँ, बात खत्म। इतना ही है बस। करेक्शन नोट्स में यह है कि ग्रेटर हो या लेस हो फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएशन होना चाहिए कि जो असेसी क्लेम कर रहा है, जो असेसिंग ऑफिसर को फेयर मार्केट वैल्यू लग रही है, उसमें वेरिएशन है, तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजा जा सकता है पूरे चैप्टर में कहीं पर भी जहां फेयर मार्केट वैल्यू का जिक्र होगा। एक सेक्शन आता है सेक्शन 50 CA। सेक्शन 50 CA अनकोटेड शेयर की बात करता है जिसकी वैल्यूएशन CA फाइनल में है। कैसे निकलती है? अगर इसका सेल कंसीडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू को आप सेल कंसीडरेशन मानेंगे। यानी अनकोटेड शेयर को अगर आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो इसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए उससे कम पर बेचा है मैंने, उस केस में भी सेल कंसीडरेशन तो फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। एक और है, अगर कोई और कैपिटल एसेट है तो सेक्शन 50D बोलता है, सेक्शन 50D बोलता है इन केस ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट इफ सेल कंसीडरेशन कैन नॉट बी असर्टेन्ड देन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विल बी टेकन एज सेल्स कंसीडरेशन। ये कुछ बातें हमने डिस्कशन करी है सेल्स कंसीडरेशन के रिगार्ड में कि कैसे इमोल प्रॉपर्टी में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं और कैसे जो है असेसी चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को भेजने के लिए। इसको छोड़कर और अगर पूरे एक्ट में, पूरे इस चैप्टर में बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू का जिक्र है तो असेसिंग ऑफिसर भी चाहे तो भेज सकता है अगर उसे लगता है वेरिएशन है, जो वैल्यू असेसी क्लेम कर रहा है जो मुझे लगता है। अनकोटेड शेयर जो है फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे सेल दिखाओगे तो भी फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसीडरेशन मानेंगे, और बाकी जगह पर अगर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते वैल्यू को तो फेयर मार्केट वैल्यू को आप सेल्स कंसीडरेशन मानेंगे। आज की क्लास में हम 2 टॉपिक और करेंगे, और वो 2 टॉपिक क्या हैं? वो है एडवांस मनी फॉरफिटेड एंड स्लम्प सेल। ये 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जिसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। एडवांस मनी फॉरफिटेड का सेक्शन नंबर 51 आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब प्रॉपर्टी लेने के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने जो 1 लाख का एडवांस दिया उसकी बात कर रहा है। ये मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार होता है, कई लोग तो इसको हिंदी में बयाना बोलते हैं, बयाना हिंदी का शब्द है कि मिस्टर ए है, इन्हें एक प्रॉपर्टी पसंद आई है बहुत बड़ी, ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी की है। तो मिस्टर ए ने कहा भाई देखो 1 करोड़ की जो दाम है उसमें मैं 1 लाख आपको अभी दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि आप किसी और को ये प्रॉपर्टी मत दिखाना, मुझे पसंद आ गई है। इसे बोलते हैं एडवांस मनी। अब ए को जो है दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसे लगता है यार मैंने तो गलती कर दी, ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके मुझे तो एक और बढ़िया प्रॉपर्टी मिल गई जो 80 लाख रुपए की है और इससे बेटर है। तो मिस्टर ए जो है बी के पास आएंगे, वो कहेंगे यार मुझे जो है ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। पर उस केस में जो बी है उसे आएगा गुस्सा, और उसके पास एक लीगल राइट भी है कि जो एडवांस मनी है वो उसे वापस ना करे, उसे फोरफिट कर ले। जैसे शेयर का फोरफीचर आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, वैसे इस एडवांस मनी को फोरफिट कर ले, ए को वापस ना करे मनी। तो ये जो इसके पास 1 लाख रुपए आ गए एडवांस मनी फोरफिटेड, ये इसके लिए कहां पर टैक्सेबल होगा उसके बारे में डिस्कशन है। तो यहां भी पहले कुछ और होता था, बाद में कुछ और होना स्टार्ट हो गया। मिस्टर ए एग्रीड टू सेल हिज कैपिटल एसेट टू मिस्टर बी फॉर 50 लाख, और मिस्टर बी ने जो है 1 लाख रुपए दे दिए एडवांस मनी टू स्टॉप मिस्टर ए फ्रॉम सेलिंग दिस कैपिटल एसेट टू एनीवन एल्स। लेटर मिस्टर बी ने बाय नहीं किया कैपिटल एसेट, तो मिस्टर ए के पास ये 1 लाख रुपए आ गए, इसलिए बोलते हैं एडवांस मनी फोरफिटेड। और ये जो 1 लाख रुपए हैं will not be returned to Mr. B. Mr. A purchased the capital asset in 2001 for 10 lakh rupees. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एडवांस मनी जो फोरफिट करी है उसकी बात करते हैं। अगर ये फोरफीचर 1 अप्रैल 2014 से पहले हुआ है, हालांकि आपके केस में आना नहीं चाहिए, फिर भी आ जाता है, इनका भरोसा नहीं है। चेंज हो गई थी ये टर्म्स। पहले क्या होता था, पहले जो होता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो कैपिटल एसेट की, वो 1 लाख से रिड्यूस हो जाती थी। मतलब जो घर आप बेचना चाहते थे ना, मिस्टर ए जो बेचना चाहते थे, वो जो घर है मिस्टर ए ने परचेज किया था घर 10 लाख में, 2001 में परचेज किया था। तो ये जो मिस्टर ए का 10 लाख का कॉस्ट पड़ा, इन्होंने किसी को घर बेचने के लिए दिखाया, उसने नहीं खरीदा, 1 लाख रुपए देकर चले गया, फोरफिट हो गई अमाउंट। तो मिस्टर ए की जो कॉस्ट है वो 10 लाख की जगह अब 9 लाख मानी जाएगी। ये पहले हुआ करता था।
और फिर 9 लाख पर इंडेक्सेशन होता था। ये 1/4/14 से पहले की बात है, 1/4/14। अब जो है प्रेजेंटली जो होता है 1/4/14 के बाद ऑन और आफ्टर, और अब प्रेजेंटली जो होता है, जो भी एडवांस आपने फॉरफिट किया है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है, और सीधा सीधा जो है 1 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में टैक्सेबल होता है। तो ये डेट्स आपको करवा दी है, बट अगर डेट गिवन नहीं है तो डेफिनेटली अगर आप एडवांस मनी को फॉरफिट करेंगे वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें कोई कैपिटल एसेट तो ट्रांसफर हुआ नहीं ना, अदर सोर्सेज है, सैलरी है नहीं, बिजनेस आपका है नहीं, तो क्या है वो अदर सोर्सेज है। आज का जो है आखिरी कॉन्सेप्ट, स्लम सेल, सेक्शन 50B। सेक्शन के नंबर हैं और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, सेक्शन का नंबर नहीं मालूम कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आता है ना। अब इसके जब क्वेश्चंस करने लगोगे प्रैक्टिकली, तब वहां पर ये सेक्शन के नंबर लिखे होंगे, तो तब याद कर लेना। समझ रहे हैं आप, ऐसा रट्टा मत लगाना। अच्छा, स्लम सेल सेक्शन 50B, स्लम सेल का कॉन्सेप्ट पता है, एडवांस मनी फॉरफिट का कॉन्सेप्ट पता है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। जब इसके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कर रहे हैं या पेपर आप देख रहे हैं, उसमें आप सजेस्टेड आंसर्स को देखते हैं, ये जो भी हम स्टडी मटेरियल डिस्कस करेंगे उसमें आंसर देखते हैं, वर्किंग नोट्स पढ़ते हैं, वहां पर सेक्शन का रेफरेंस होगा, तो आपके ना कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, कौन सा नंबर है जरा देख लेता हूँ, फिर उसमें नंबर भी याद होने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में हो सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं होते कोई बात नहीं, बट करने जरूरी है, चाहे आप पहले करें चाहे आप बाद में करें। स्लम सेल जो है सेक्शन 50B है, आना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन आएगा तो सीधा 8 नंबर का 10 नंबर का पूछ लेंगे। यहां पर क्या होता है कि आप लोग ना बिजनेस की एक यूनिट को, अंडरटेकिंग को बेच देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज को आप बेचते हैं फॉर कंसीडरेशन, फॉर अ सिंगल अमाउंट। मोल भाव नहीं करते, भाई मैं इतने का एसेट दे रहा हूं, ये वाला इतने का दूसरा एसेट दे रहा हूं, इतनी मेरी लाइबिलिटी दे रहा हूं, एक लमसम अमाउंट पे एसेट लाइबिलिटी बेच देते हैं। एक यूनिट, पूरा बिजनेस नहीं, नॉट द होल बिजनेस, ओनली अ पर्टिकुलर यूनिट और अंडरटेकिंग। अब यहां पर आप कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, शायद लास्ट क्लास में, उससे पहले कराया था। तो यहां पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो आप देखेंगे, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखने के लिए 36 मंथ्स का पीरियड आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर यूनिट है आपकी, क्या 36 मंथ्स तक आपके पास थी, मतलब आपने ऑपरेट करा है 36 मंथ्स तक तो है, उससे ज़्यादा क्रॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कुछ बेनिफिट मिल सकता है, एग्जेम्पशन का या सेट ऑफ का बेनिफिट, या और बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते होंगे। सेल्स कंसीडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल गेन निकल कर आएगा स्लम सेल के केस में। सारा का सारा कहानी है भाई, सेल कंसीडरेशन तो मालूम है कि मैं अपनी यूनिट को कितने दाम पर बेच रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई मुझे बता दे तो ये कहानी खत्म हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है नेट वर्थ ऑफ दैट यूनिट, दिस विल बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट। एक काम आपके पास और आ गया, जहां जहां पे स्लम सेल होगी, जहां जहां पे यूनिट को ट्रांसफर किया जाएगा, वहां पर सीए के साइन की जरूरत पड़ेंगे, साइन करके पैसे आपको मिलेंगे। नेट वर्थ ऑफ दैट यूनिट, ये कैसे निकलती है सर नेटवर्थ? ये निकलती है उस पर्टिकुलर यूनिट के एसेट में से आप लाइबिलिटी माइनस करोगे, इग्नोरिंग द रिवैल्यूएशन इंपैक्ट ऑफ एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने कुछ इंटरनली रिवैल्यूएशन कर एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, कम कर दी है, उस इंपैक्ट को आपको इग्नोर करना होगा, क्योंकि वो तो आपने अपने लिए किया था, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए किया था। उस रिवैल्यूएशन के इंपैक्ट को हटाकर आप देखेंगे कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज कितना आ रहा है, वो आपकी एक्चुअल नेटवर्थ है, और अगर उससे ज्यादा पर आपने बेचा है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कम है। ये जो एसेट्स हैं, इसमें 3 तरीके के एसेट हो सकते हैं, तो इन तीनों में क्या वैल्यू लेंगे एसेट की वो दे रखा है, रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट तो नहीं लेना, वो मैंने पहले लिखवा दिया। डेप्रिशिएबल एसेट में आप रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे, जो कैलकुलेट करी जाती है एज पर सेक्शन 43 सब सेक्शन 6। यानी जब प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हम करेंगे तो उसमें डेप्रिशिएबल एसेट्स की कैसे डब्ल्यूडीवी निकलती है, कैसे डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, उसके बारे में डिस्कशन है। डब्ल्यूडीवी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डेप्रिशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये जो है पीजीबी में डिस्कस किया हुआ है। ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एडिशंस करते हैं, फिर डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं, डब्ल्यूडीवी आती है, रेट जो है इनकम टैक्स में गिवन है उस रेट पर डेप्रिशिएशन लगता है, वैसे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है। और ये जो है हम पढ़ेंगे पीजीबी के चैप्टर में, वो डब्ल्यूडीवी जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू आप कंसीडर करेंगे। अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जो आप स्लम सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं जिसकी 100% कॉस्ट ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट हो चुकी है, एक सेक्शन होता है 35AD, ये भी पीजीबी का है,
और उसमें आप ना इकट्ठे पूरी कॉस्ट P&L में डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली बिजनेस ही कर रहे हैं इसमें। हालांकि ट्रांसफर आप यूनिट कर रहे हैं, हो कैपिटल एसेट ट्रांसफर रहा है, बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में तो क्या है, बिजनेस ही कर रहे हैं। तो बिजनेस में जो है कई बार ऐसा होता है कि आप 100% उसका खर्चा बिजनेस में डेबिट कर चुके होते हैं। तो उस केस में जो है आप इसकी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेंगे उन वाले एसेट्स की जिनका ऑलरेडी सब कुछ P&L में डेबिट करना अलाउ कर दिया गया है और डेबिट हो चुका है। 100 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये P&L में डेबिट हो गया, तो अल्टीमेटली खर्चा तो आप ले चुके हैं ना, तो उसका डबल बेनिफिट आप नहीं ले सकते, उसकी कॉस्ट ऑफ जीरो हो चुकी है। और जो बाकी के एसेट्स हैं बच गए, उसमें जो बुक वैल्यू पर आ रहा है वो बुक वैल्यू आप कंसीडर करेंगे और ऐसे कर आप पूरे एसेट की वैल्यू निकालेंगे, रीवैल्यूएशन इम्पैक्ट को छोड़कर। डेप्रिशिएबल एसेट्स में WDV, बाकी सब में बुक वैल्यू। अगर किसी एसेट का 100%, किसी कैपिटल एसेट का 100% P&L में डेबिट हो चुका है तो उसका जीरो लेंगे वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, और एसेट की टोटल एसेट की वैल्यू आएगी। माइनस लाइबिलिटी कर आपका नेटवर्थ आएगा, उससे ज़्यादा बेचेंगे तो गेन, कम बेचेंगे तो लॉस। बात खत्म सर? जी हाँ, बात खत्म है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ तक करेंगे डिस्कशन जो आपका सेक्शन 45 आ रहा है, और उसकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम एग्जामिशंस पर चर्चा करेंगे। तो करीब आप कह सकते हैं कि अगली 2 क्लासेस में आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टडी मॉडल की हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आप रिवीजन करिए, क्वेश्चंस आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर बात करिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैसेज करिए, स्टडी ग्रुप में पूछिए, इंटरेक्ट करिए लोगों से, दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो लेना चाहते हैं बैच, उन्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज अगर वो आपकी रेफरेंस से आते हैं तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है आप दोनों को दे दिया जाएगा, आपको भी आपके फ्रेंड को भी, दोनों को बेनिफिट दे दिया जाएगा। कुछ फीस में कंसेशन दे दिया जाएगा, आपने जो पे करी है उसमें भी, और जो फ्रेंड रजिस्टर करने वाला है उसमें भी। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग टू गूगल, फेसबुक एटसेट्रा, हम स्टूडेंट्स के लिए स्कीम निकालते हैं। अगर आपको अच्छी लगी, अपने फ्रेंड को लाना चाहते हैं तो लाइए और बेनिफिट लीजिए, अपने जूनियर को लाना चाहते हैं लाइए और बेनिफिट लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।